अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका है मॉड्यूल नंबर 6 कैश फ्लो एनालिसिस एंड टॉपिक नंबर है 117 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पार्ट नंबर 1। मैं टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ अबाउट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। देन हमने ये भी पढ़ा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जो फर्स्ट पार्ट है हमारा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, जिसके बारे में इन तीनों पार्ट्स के बारे में कुछ मैंने डिटेल आपको प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी बता दी है, बट वन बाय वन हम इनको इन डिटेल विद एग्जाम्पल स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट था वो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ था, एंड थर्ड वन इज़ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, जिसमें हम कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो के बारे में पढ़ते हैं। आज जो हमारा है वो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे और किस तरह से आप नेट इनकम या नेट प्रॉफिट आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में फाइंड कर सकते हैं, क्या चीज़ ऐड करनी है, क्या सब्ट्रैक्ट करनी है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है। So in operating activities we take 3 things basically, with a minor exception, meaning that we consider the inflows and outflows occurring through that account that comes in profit and loss account in operating system। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में जो जो अकाउंट्स हैं, यानी आप जो भी एड्स यूज़ करते हैं उसमें कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को कंसीडर करते हैं माइनर एक्सेप्शन के साथ। उसके साथ साथ आपने क्या देखना है, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो अकर थ्रू द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन करंट एसेट्स की बात हो रही है। यानी करंट एसेट्स में क्या चेंजेस आती हैं, यानी कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो होने से। मैंने ऑलरेडी आपको बताया, इनफ्लो का मतलब है यानी आप किसी से पेमेंट लेते हो, यानी आपके बिजनेस में पैसा आता है, यानी रेवेन्यू सेल्स वगैरह जो अर्न करते हो आप। और आउटफ्लो का मतलब है यानी आप पेमेंट्स वगैरह करते हो, अपने बिजनेस से पैसा कहीं स्पेंड करते हो, यानी एक्सपेंसेस करते हो। एंड ऑल्सो इन करंट लायबिलिटीज़, फर्स्ट हमारे पास करंट एसेट्स में देखना है, देन आपने करंट लायबिलिटीज़ देखनी है एक्सेप्ट शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के, यानी शॉर्ट टर्म को छोड़कर बाकी करंट लायबिलिटीज़ देखनी है। अब इसका फॉर्मेट मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर फॉर्मेट गिवन है इसका है नेट इनकम और नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट इनकम या नेट प्रॉफिट का फॉर्मेट है। यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर ऐड बताया हुआ है। अच्छा, ये आगे जाकर आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। जब बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, एक तरह से आपको छोटे छोटे पार्ट्स बताए जा रहे हैं, ये आपको आएगा, देन ही आप पूरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट को क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पर देखें, नेट इनकम और नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है। ऐड नॉन कैश एक्सपेंसेस, ऐड डिक्रीज इन, जो डिक्रीज होगा करंट एसेट्स में, अगर करंट एसेट्स कम होंगे देन आपने उसे ऐड करना है। अगर इंक्रीज होगा, करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं, देन आपने उसको सब्ट्रैक्ट करना है। इसी तरह से करंट लायबिलिटीज़ की बात करूं तो इंक्रीज होंगी, देन आपने उसको ऐड करना है। अगर कम होंगी करंट लायबिलिटीज़, उसे सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ देखें उलट है, एसेट्स करंट लायबिलिटीज़ के ऑपोजिट हैं, यानी जब डिक्रीज हुआ करंट एसेट्स में तो ऐड किया, और जब करंट लायबिलिटीज़ में डिक्रीज हुआ तो सब्ट्रैक्ट किया। इसी तरह से जैसे ही जो आपके पास हैं इंक्रीज़ हुआ करंट एसेट में तो उसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जब इंक्रीज़ होगा करंट लायबिलिटीज़ में तो उसे ऐड करते हैं। तो इसी तरह से नॉन कैश एक्सपेंसेस, नेक्स्ट लेक्चर में इन डिटेल नॉन कैश एक्सपेंसेस का भी बता दूंगी। नॉन कैश एक्सपेंसेस क्या होते हैं, यानी वो एक्सपेंसेस जो इनकर होते हैं लेकिन कैश आउटफ्लो नहीं होता, जैसे कि डेप्रिसिएशन की बात होती है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में बताया था। नेक्स्ट लेक्चर में भी इन नॉन कैश एक्सपेंसेस पर इन डिटेल लेक्चर है जो हम स्टडी करेंगे। सो लेट्स सी, दिस मीन्स दैट व्हेन वी फर्स्ट वी मेक द फर्स्ट पार्ट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट which is about cash flow from operating activities, we start with the amount of net profit and net income। जब भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट हमारा जो पार्ट होता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से स्टार्ट करते हैं। और जब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से स्टार्ट करें तो ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं वो नेट प्रॉफिट या नेट इनकम दोनों एक ही बात है, उससे स्टार्ट होती हैं।
so we it means that we can say that we start from the figure of profit after tax, यानी नेट इनकम या नेट प्रॉफिट क्या होगा, यानी आपका जो टैक्स पेमेंट वगैरह करने के बाद जो प्रॉफिट आपके पास इन हैंड बचता है, नेट प्रॉफिट, उसकी जो फिगर है वहाँ से स्टार्ट करते हो। सो इंक्रीज और डिक्रीज की बात की हुई है। इफ़ द फिगर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी एंड कैश इनफ्लो बिकम्स इक्वल देन वी डोंट नीड टू मेक एनी एडजस्टमेंट इन इट। अगर जो हमारा प्रॉफिट है जो इन कैश इनफ्लो है, यानी जितना मैंने अर्न किया मेरे पास प्रॉफिट है और जितना मेरे पास आ रहा है इनफ्लो हो रहा है, अगर तो वो आ जाते हैं इक्वल, देन मुझे किसी किस्म की एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। But as we have discussed that it is very rare that the amount of profit becomes equal to the amount of net cash inflow. As a result, we need to make some adjustment. लेकिन मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि ऐसा मुमकिन नहीं होता, बहुत रेयर है। ये हो सकता है कि कुछ प्रॉफिट है वो कैश इनफ्लो की फॉर्म में हो, या कुछ कैश इनफ्लो जो है वो प्रॉफिट की फॉर्म में हो। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में हमने ये प्रॉफिट और जो कैश की बात की थी वो इन डिटेल लेक्चर पढ़ा है हमने, ठीक है। ये बहुत रेयर है ये इक्वल नहीं आते। अगर इक्वल आ भी जाएं देन आपको एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर इक्वल नहीं आते देन आपको क्या है, एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पेश आती हैं। फर्स्ट मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर ओके जी, ऊपर जो मैंने फॉर्मेट दिखाया वहाँ पर राइट किया हुआ था ऐड कैश नॉन कैश एक्सपेंसेस, मैंने ऊपर दिखाया फॉर्मेट, आप देख सकते हो। मैं एक बार और दिखा देती हूँ यहाँ पर ये इन्हीं चीज़ों को मैं डिस्कस करने लगी हूँ, ऐड नॉन कैश एक्सपेंसेस के क्यों इन्हें ऐड किया जाता है और क्यों इन्हें सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो मैं इन डिटेल बताने लगी हूँ। फर्स्ट है नॉन कैश एक्सपेंसेस। मैंने आपसे कहा कि नॉन कैश एक्सपेंसेस क्या हैं, यानी वो एक्सपेंसेस जो इनकर तो होते हैं बट उनसे कैश आउटफ्लो नहीं होता। बिकॉज जब ये कैश डिक्लेयर किए जाते हैं एक्सपेंसेस, यानी आपने सपोज करो कोई एसेट लिया है, आपने परचेज़ किया आज से 5 साल या 7 साल पहले या 2 साल पहले, तो उस टाइम जब आपने इसको परचेज़ किया था देन इसका जो एक्सपेंस या जो है प्रॉफिट डिडक्शन हुई थी, ठीक है इसकी पेमेंट की, तो उस टाइम कैश आउटफ्लो हुआ था लेकिन अब अगर मैं इसके कुछ पार्ट्स को एज एन एक्सपेंस यूज़ भी करी यूटिलाइज भी करी हूँ तो उसकी वजह से कैश आउटफ्लो नहीं होगा। During making profit and loss account, we subtract the depreciation, which is not non-cash expense, in order to calculate the figure of profit. But actually, our cash outflow does not happen through this expense. आपका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट की फिगर होगी उसमें से जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट होगी, यानी नॉन कैश एक्सपेंस जो है, डेप्रिसिएशन भी एक काइंड है यानी एक्सपेंस की, ठीक है उसकी जो फिगर है उसमें से प्रॉफिट में से जाएगी, डिडक्ट होगी, बट इसकी वजह से कोई कैश आउटफ्लो नहीं होगी, यानी आपका जो प्रॉफिट है वो भी कम होगा, ठीक है, लेकिन उसकी वहीं पर एडजस्टमेंट्स की जाएंगी। आपके पास से पैसे या पेमेंट वगैरह कोई नहीं करनी पड़ेगी। जैसा कि मैंने अभी आपको एक एसेट की एग्जांपल दी है कि उसी टाइम उसका जो एक्सपेंस है वो इनकर हो चुका है जब इसको परचेज़ किया गया था। सो इन दिस इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेकिंग अ कैश फ्लो स्टेटमेंट व्हेन वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द फिगर ऑफ प्रॉफिट देन दैट एक्सपेंस थ्रू विच कैश आउटफ्लो डज नॉट हैपन, एडिट इट बैक इन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन ऑर्डर टू डिटरमिन द अमाउंट ऑफ कैश इनफ्लो। वही बात हो गई भाई, अब प्रॉफिट में से निकालते तो हैं बट इससे कैश आउटफ्लो नहीं होता, इसीलिए इस अमाउंट को अगेन आप प्रॉफिट में ऐड कर देते हो कि कैश इनफ्लो की अमाउंट निकालने के लिए कि आपके पास कितना कैश अवेलेबल है या आपके बिजनेस में कितना कैश आया है। It means that an expense which is not causing a cash outflow for us, then we should not consider the cash outflow through that expense. अगर कैश कोई एक्सपेंस है जिसकी वजह से कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा, यानी आपका कैश बाहर नहीं जा रहा या आपको कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ रही, तो उस एक्सपेंस को आपको कैश आउटफ्लो कंसीडर नहीं करना चाहिए। तो इसी वजह से इसको ऐड कर देते हैं अगेन प्रॉफिट के अंदर, इसीलिए वहाँ पर ऊपर ऐड किया हुआ था ऐड नॉन कैश एक्सपेंसेस। क्लियर हो गया ये? But as during making profit and loss account we have subtracted it from the revenue. जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं इससे रेवेन्यू यानी सेल्स वगैरह में से क्या है ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं इन ऑर्डर टू एडजस्ट दैट एक्सपेंस वी ऐड बैक इन ऑर्डर टू गो फ्रॉम प्रॉफिट टू द फिगर ऑफ द कैश, यानी प्रॉफिट से
अगर मैं प्रॉफिट देखना चाहती हूँ तो देन ठीक है, मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया और मैंने देख लिया मेरा प्रॉफिट भी डिक्रीज़ हो गया। लेकिन मैं ये देखना चाहती हूँ कि मेरा कैश इनफ्लो कितना हुआ, मेरे पास कैश कितना आया। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी कि इसके लिए मैं ऐड बैक कर दूँगी इसे अपनी जो प्रॉफिट है उसके अंदर, मैं ये देख सकूं कि मेरी जो वैल्यू है यानी कैश है इनफ्लो वो कितना है। सो कैश की अमाउंट देखने के लिए कि एक्चुअल कैश इनफ्लो कितना है या मेरे बिजनेस में कितना कैश अवेलेबल है, तो मैं क्या करूँगी, इसे ऐड बैक कर दूँगी इन प्रॉफिट, बजाय इसके कि मैं इसको प्रॉफिट में से सबट्रैक्ट कर दूँ कि ये मेरी कैश आउटफ्लो है। लेकिन ये कैश आउटफ्लो नहीं होगा, ये उस टाइम हुआ था जब आपने ये एसेट या ये जो एक्सपेंस है वो इनकर किया था। सेकेंड वन इज़ अबाउट करंट एसेट। जैसे मैंने आपको ऊपर दिखाया फॉर में करंट एसेट्स डिक्रीज़ और इंक्रीज़ का बताया कि डिक्रीज़ होंगी तो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा। जब करंट एसेट्स की बात करूं तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं। मैं एग्जांपल देख लेती हूँ इसके लिए देख लेते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल और डेटर्स। यानी रिसीवेबल्स यानी आपने किसी को क्रेडिट पर कोई चीज़ दी है या फिर कुछ लोन वगैरह दिया है तो आपने उसकी जो पेमेंट्स है वो रिसीव करनी है। व्हेन वी डू सेल्स एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच अकाउंट्स रिसीवेबल अराइज देन कैश इनफ्लो अकर्स थ्रू इट। जब आप यानी क्रेडिट पर दी हैं चीज़ें तो आपने कभी ना कभी इनकी पेमेंट्स भी तो लेनी है, तो इसके लिए ऑटोमेटिकली आपका जो अकाउंट्स रिसीवेबल है वो क्रिएट हो जाता है। If we compare that, what was the balance of accounts receivable at the start of year and what is the balance of accounts receivable at the end of the year, then we came to know that this balance increases or decreases. अगर मैं ये देखूँ इस दोनों चीज़ों को कंपेयर करूँ कि जब मैंने स्टार्ट हुआ था ईयर का यानी अकाउंटिंग पीरियड की बात कर लूँ, अकाउंटिंग ईयर की बात कर लूँ, तो उसमें जो अकाउंट्स रिसीवेबल थे यानी जब क्रिएट हुआ था स्टार्ट में उसका बैलेंस कितना था और बाद में यानी एट द एंड जब मैंने उसका बैलेंस देखा देन कितना था, तो मुझे पता चलेगा कि इसमें इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कहाँ हुआ है। ठीक है, क्योंकि पहले क्रिएट हुआ था, आपके पास कुछ नहीं था, और जब आप रिसीव करते हो किसी ने अकाउंटिंग पीरियड, सपोज करो करंट एसेट्स की बात कर रही हूँ तो विद इन 1 ईयर ही आएंगे। तो क्या है एट द एंड यानी आपका अकाउंटिंग पीरियड यानी 1 ईयर कंप्लीट होगा तो उसमें आप एंड में देखें कि ऑब्वियसली इंक्रीज़ हुए होंगे या फिर आपने किसी को अगर पेमेंट दी होगी तो डिक्रीज़ हुए होंगे। फॉर एग्जाम्पल रिसीवेबल्स हैव बीन इंक्रीज। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 10,000 की अमाउंट थी उससे इंक्रीज़ हो गए हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट वी हैव नॉट रिसीव्ड 10,000 इन द फॉर्म ऑफ कैश फ्रॉम द सेल्स, इंस्टेड दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रिसीवेबल्स इन द बैलेंस शीट। यानी कैश की फॉर्म में नहीं है, जस्ट आपके अकाउंट में बैलेंस शीट में रिसीवेबल के फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी ये मेंशन है कि ये चीज़ आपने रिसीव करनी है, यानी इंक्रीज़ हो गई। And if the balance of receivable has been decreased, then it indirectly means that revenue we have earned through the sales is not only we have got in the form of cash, but also we have got some amount of cash flow from the payments which we have taken from the people at the start of year. यानी अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज हो गए, इसका मतलब ये हुआ कि आपने ना सिर्फ उससे कैश से सेल से जो रेवेन्यू था वो अर्न किया, बल्कि जो पेमेंट्स लेनी थी लोगों से वो भी आपको स्टार्ट में विच हैव यू टेकन एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर यानी स्टार्ट पर भी मुझे मिल गई हैं। यानी देखो रिसीवेबल इंक्रीज का मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों ने आपका पैसा देना है, ठीक है, यानी उधार देने हैं आपके। लेकिन जब रिसीवेबल डिक्रीज का मतलब ये है कि आपके इतने सारे लोगों ने पैसे देने थे तो बहुत सारे लोगों ने पैसे दे दिए हैं, कम हो रहा है, तो इसको इस व्यू में लें आप, ठीक है। और सो व्हेन और करंट एसेट्स आर लेस देन वी ऐड इट इन द प्रॉफिट। जब कम होते हैं या डिक्रीज करते हैं करंट एसेट्स, ठीक है, तो हम उससे प्रॉफिट में ऐड करते हैं। इसी तरह से जब इंक्रीज करते हैं करंट एसेट, जैसे अकाउंट रिसीवेबल की बात की, तो जब करंट एसेट डिक्रीज होंगे तो उसे प्रॉफिट में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्यों? इंक्रीज़ होने का ये मतलब हुआ जैसे अकाउंट रिसीवेबल में आपका जो लोन है लोगों ने आपका उधार ज़्यादा देना है, जब ज़्यादा देना होगा देन क्या होगा, आप प्रॉफिट में से इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करोगे क्योंकि अभी आपको इन द फॉर्म ऑफ कैश कुछ नहीं मिला। लेकिन जब करंट एसेट्स, जैसे मैंने ऊपर एग्जाम्पल के साथ रिलेट करके बता रही हूँ, जैसे अकाउंट रिसीवेबल की बात की, अगर मेरे अकाउंट्स रिसीवेबल कम हैं मीन्स बहुत सारे लोगों ने मुझे पैसा दे दिया, जस्ट थोड़ा सा
सा पैसा रहता है जो मैंने लेना है, तो मीन्स आप उसे प्रॉफिट में ऐड करोगे, यानी आप रेवेन्यू अर्न कर रहे हो। ठीक है, क्लियर हो गया। सिमिलरली वी टेक एग्जामिन ऑफ करंट लायबिलिटी। अब मैंने यहाँ बात की करंट एसेट्स की, और यहाँ पर करंट एसेट जब डिक्रीज़ और इंक्रीज़ होते हैं तो क्या करते हैं। अब यहाँ पर करंट लायबिलिटीज़ जब डिक्रीज़ या इंक्रीज़ होती हैं देन क्या होता है। इफ़ वी टेक द एग्जांपल ऑफ करंट लायबिलिटीज़ ना उलट है। डिक्रीज़ पर क्या है, यहाँ पर लेस डिक्रीज़ होती थी तो ऐड करते थे, वहाँ डिक्रीज़ होंगी तो सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, इसी तरह से हेयर वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ अकाउंट्स पेएबल। अब आपने पे करना है। इफ़ द अकाउंट्स पेएबल हैज़ इंक्रीज्ड, यहाँ पर इफ़ राइट करेंगे। पेएबल यानी इसका मतलब ये हुआ आपने लोगों से उधार लिया है और आपने कुछ पेमेंट्स करनी है। ठीक है, या आपने लोन लिया है, इन्वेस्टमेंट हुई है, फाइनेंसिंग हुई है जो आपने पे करनी है किसी ना किसी टाइम पे, विच मीन्स दैट वी हैव नॉट पेड सम अमाउंट फ्रॉम द मनी दैट वी हैव टू पे इन द फॉर्म ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स, बट दिस होल अमाउंट एज एन एक्सपेंस और कॉस्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम आवर रेवेन्यू। यानी एक्सपेंस के तौर पर हमारे रेवेन्यू से सब्ट्रैक्ट की जाएगी, बिकॉज हमने पे करना है इसे किसी ना किसी मौके पर, यानी विद इन अकाउंटिंग पीरियड, जो भी हमारा टाइम फिक्स है, क्योंकि ये फिक्स किया जाता है फिक्स टाइम लिमिट जो भी होती है। करंट एसेट करंट लायबिलिटीज़ की बात हुई है तो करंट लायबिलिटीज़ का बताया था विद इन अ ईयर। ठीक है, लेस देन अ ईयर इसके जो लाइफ टाइम होती है वो होता है। सो बट हेयर इंक्रीज इन अमाउंट पेएबल इज टेलिंग अस दैट सम अमाउंट फ्रॉम द अमाउंट विच वाज ऑफ कोर्स हैज़ नॉट बीन पेड इन द फॉर्म ऑफ कैश। यानी इन पेएबल्स इंक्रीज होने का मतलब ये है मुझे ज़्यादा पेमेंट करनी है क्योंकि मैंने कैश की फॉर्म में जो कॉस्ट थी वो मैंने पे नहीं की अभी तक। इफ़ और लाइबिलिटी इंक्रीजेज, यानी मेरे जो कर्ज वगैरह हैं, लाइबिलिटी यानी कर्ज होता है, आप एक तरह से डेट्स हैं जो आपने पे करने, अगर वो बढ़ गई विच मीन्स दैट वी ऐड इट इन आवर प्रॉफिट टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश, एंड इफ और लाइबिलिटी डिक्रीज दैट वी सब्ट्रैक्ट इट from our profit, which means that we have paid some other amount which is more than the amount for which we have purchased the goods। यानी मैंने ज़्यादा डिक्रीज़ हुई, यानी मैं ज़्यादा अमाउंट जो कर्ज था मेरा मैंने वो पे कर दिया, अब मेरी थोड़ी सी अमाउंट रह गई है जो मैंने पे करनी है। इसी वजह से लाइबिलिटी कम होगी तो मैं उसे अपने प्रॉफिट में से क्या है इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। So these are the adjustments that we make in the amount of net profit and net income in order to calculate the cash flow from operating activities, because हम cash flow statement का जो first major component है from operating activities, cash flow from operating activities पढ़े थे in detail कि किस तरह से operating activities में ये जो इसके components हैं वो work करते हैं। तो यहाँ पर हमने net profit या net income के बारे में पढ़ा था किस तरह से इसको मतलब अब एडजस्टमेंट्स की जाती हैं, यानी करंट लायबिलिटीज़ की, करंट एसेट्स की, और डिक्रीज़ हो तो क्या करते हैं, इंक्रीज़ हो तो क्या करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आगे आप लोगों के काम आएंगी। सो यहीं से ही अपने जो कंसेप्ट है वो क्लियर कर लीजिएगा, या फिर ये भी पूरा फॉर्मेट मैंने ऊपर आपको दिखाया है कि किस तरह से नेट इनकम या नेट प्रॉफिट है उसका फॉर्मेट है, आप किस तरह से बना सकते हो। ये फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए क्योंकि आगे जाके ये ऐड डिक्रीज़ इंक्रीज़ नहीं होगा, आपने खुद देखना होगा ये वाला फॉर्मेट। ठीक है, नेट इनकम या नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में किस तरह से बनाते हैं तो ये आप लोगों ने खुद करना होगा। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।